हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये जीके की क्लासेज के साथ साथ है ना मैथ की भी क्लास शुरू कर दी है और रीजनिंग की क्लासेज भी शुरू कर दी भाई। देखिए मैं यहाँ पर आपको चार सब्जेक्ट अवेलेबल करवा रही हूँ, मैथ, जीके, हिंदी और रीजनिंग, ठीक है। और धीरे धीरे है ना मैं आपको जो भी सब्जेक्ट हमारे बचे हुए हैं वो भी जल्दी ही स्टार्ट करवाने की कोशिश है भाई। इसलिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और जिसने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें भाई, लाइक करें, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। एक और आपको सूचना देनी है कि हम यहाँ पर ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर भी क्लास लगा रहे हैं और साथ में हमने हमारा कोचिंग सेंटर भी शुरू कर रखा है भाई, ओम क्लासेज के नाम से बाडड़ा के अंदर। और वहां पर भी हमारे 3 स्पेशल बैच वहां हमने चला रखे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एयरफोर्स का तो आज से एग्जाम शुरू हो गए हैं, लेकिन अग्निवीर जो आर्मी का पेपर है और वाई ग्रुप के जो पेपर होंगे ना उनके लिए हमने स्पेशल बैच शुरू कर दिए हैं। और दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल का हमने स्पेशल बैच चला रखा है वहां पर। और सीईटी का तो स्पेशल है ही भाई, काफी दिन से चल रहा है, मान लो 15 दिन हो गए होंगे उसको चले हुए। तो इसलिए जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है वो जल्दी से हमारे पास जुड़े, हमारे कोचिंग सेंटर से जुड़े। और यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे होंगे, इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, ठीक है। अब देखो आज मैं आपको है ना प्रैक्टिस करवाऊंगी, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्लास के अंदर टॉपिक वाइज करवाती हूँ और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी भाई। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, ये सारे क्वेश्चन है ना प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं और प्लस जो आपके पेपर में आ सकते हैं वो वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए भाई, ठीक है। जल्दी से क्लास को शेयर करें और लाइक करें। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, संविधान द्वारा निर्धारित निम्नतम आयु कितनी है। यानी कि जो निम्नतम आयु दे रखी है ना कि कितने साल से भाई कोई भी वोट दे सकता है या फिर और न्यूनतम आयु कितने हमारे संविधान के अंदर निर्धारित कर रखी है। ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर क्या क्या, 21 से 18 साल, 21 से 21 साल, 21 से 14 साल और 21 से 12 साल। तो इसका कौन सा ए ऑप्शन सही है भाई, कौन कौन से 21 से 18 साल। क्यों है ये 21 से 18 साल यहाँ पर, क्योंकि 21 साल भी न्यूनतम आयु के अंदर, 21 वर्ष है ना ये भी न्यूनतम आयु निर्धारित कर रखी है हमारी संविधान के अंदर। और दूसरी कौन सी 18 वर्ष, 18 वर्ष भी निर्धारित कर रखी है न्यूनतम आयु के रूप में। तो ये न्यूनतम आयु किस चीज में कर रखी है भाई, यानी कि कौन से किसके लिए ये निर्धारित है न्यूनतम आयु के रूप में। 18 वर्ष तो दे रखी है किसकी, वोट डालने से संबंधित, यानी कि वोट डालने का जो मतलब अधिकार प्राप्त होता है अगर कोई भी व्यक्ति क्या हो जाता है 18 साल का हो जाता है। अच्छा, इसके बाद 21 वर्ष जो दे रखी है वो 21 वर्ष किसके लिए भाई, यानी कि पंचायत जो है ना हमारा पंचायती राज अधिनियम है। और पंचायती राज अधिनियम के अंदर क्या है, यानी कि इसमें जो सरपंच के चुनाव होते हैं या मेंबर के जो चुनाव होते हैं उनके अंदर कोई भी अगर व्यक्ति खड़ा होता है, कैंडिडेट खड़ा होता है ना चुनाव के लिए, तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए निर्धारित कर रखी है कितनी, 21 वर्ष। तो 18 और 21 दोनों ही क्या है हमारी निर्धारित कर रखी है न्यूनतम आयु के रूप में। 21 वर्ष कर रखी है पंचायत से संबंधित और 18 वर्ष कर रखी है किससे, वोट डालने से संबंधित। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है भाई। अगला दे रखा है, द्वितीय बौद्ध संगति कब आयोजित की गई थी। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे ना, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उसके बाद यानी कि 4 जो बौद्ध संगतियां हुई थी उनमें से दूसरी जो बौद्ध संगति है वो कब हुई थी, ये पूछ रखा है भाई इसके अंदर। तो ऑप्शन दे रखे हैं क्या, एक पहला ऑप्शन दे रखा है 391 ईसा पूर्व और दूसरा ऑप्शन दे रखा है 388 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व और लास्ट दे रखा है 386 ईसा पूर्व। तो यानी कि इसका सही जो आंसर है वो सी है भाई, कौन सा, 383 ईसा पूर्व। देखिए मैं आपको ये चारों याद करा देती हूँ, इनको चारों को याद करने का तरीका है, आप इनको ये लाइन याद रख लेना। सबसे पहले यहाँ पर तो मैं लिख देती हूँ क्या भाई, स्थान, ठीक है, कि कौन कौन से स्थान थे जहां पर ये बौद्ध संगति हुई थी। दूसरा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या कि शासनकाल,
ठीक है, कि शासन किसका था उस टाइम पर, कौन राजा गद्दी पर बैठे हुए थे। तीसरा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि इसके अध्यक्ष कौन बने थे, ठीक है, कौन इसके क्या है अध्यक्ष बने थे, इस तरह से। अच्छा, अब हम बात करें यहाँ पर, यानी कि पहली बौद्ध संगति कब हुई थी, दूसरी कब हुई थी, तीसरी कब हुई थी। तो पहली बौद्ध संगति हुई थी कब, 483 ईसा पूर्व में, जैसे ही इनकी मृत्यु हुई। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी कब, 383 ईसा पूर्व में। और तीसरी बौद्ध संगति हुई थी कब, 251 ईसा पूर्व में। और लास्ट जो बौद्ध संगति हुई थी ये हुई थी कब, प्रथम शताब्दी में, ठीक है। कब हुई थी भाई, प्रथम शताब्दी के अंदर हुई थी। अब बात करें कहां कहां पर हुई थी ये बौद्ध संगतियां, तो पहली बौद्ध संगति कहां, यानी कि ये 3 वर्ड याद रखने हैं आपको, रावे, ठीक है, और रावे पाक, ठीक है, और दूसरा वर्ड याद रखना है क्या आपको, अका अक, और तीसरा वर्ड याद रखना है यहां पर आपको मसा मो, ठीक है। ये 3 वर्ड याद रख लेना, अच्छे से याद हो जाएंगी इसकी सारी बौद्ध संगतियां। रावे पाक अका अक मसा मो, आराम से याद हो जाएंगे भाई। रावे, रावे के अंदर यानी कि स्थान कौन कौन से थे, पहली बौद्ध संगति का स्थान कौन सा था, राजगृह, ठीक है, कौन सा स्थान आता है, राजगृह। दूसरी बौद्ध संगति का स्थान कौन सा था, वैशाली, ठीक है, कौन सा स्थान आता है भाई, वैशाली के अंदर हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति का स्थान आता है कौन सा, पाटलिपुत्र, ठीक है, कौन सा है, पाटलिपुत्र। और लास्ट का आता है कौन सा, ये है ना, दोनों ही नाम याद रख लेना, एक तो कश्मीर और दूसरी जगह भी आती है भाई, और दूसरी जगह आती है कहां पर, कुंडलवन में, यानी कि कश्मीर के अंदर कहां हुई थी, कुंडलवन के अंदर हुई थी। अच्छा, शासक की बात करें तो यहाँ शासक कौन कौन थे, किस राजा के टाइम में ये हुई थी, राजगृह में हुई, लेकिन इस टाइम राजा कौन था, तो राजा थे यहाँ कौन भाई, अजात शत्रु, ठीक है, कौन राजा थे यहाँ पर, अजात शत्रु यहाँ के शासक थे। अच्छा, इसके बाद बात करें इसका अध्यक्ष कौन बना था, तो इसके अध्यक्ष बने थे पहली बौद्ध संगति के, और पहली बौद्ध संगति का अध्यक्ष था महाकश्यप, ठीक है, कौन बने थे इसके, महाकश्यप इसके अध्यक्ष बने थे। दूसरी बौद्ध संगति हुई कहां पर, वैशाली के अंदर हुई थी, और दूसरी बौद्ध संगति है इसका, यानी कि वैशाली में तो हुई थी, लेकिन इसका टाइम यानी कि शासक कौन था यहाँ पर, और यहाँ शासक थे कालाशोक, ठीक है, कौन शासक थे भाई, कालाशोक इसके शासक थे, यानी कि इसके शासनकाल के अंदर ये हुई थी। तीसरी बात करें यानी कि जो तीसरी बौद्ध संगति है ये पाटलिपुत्र में हुई थी, लेकिन इस टाइम पर शासक कौन था, तो इस टाइम शासक आते हैं सम्राट अशोक, ठीक है, कौन थे भाई यहाँ पर शासक, सम्राट अशोक यहाँ पर शासक थे। अच्छा, अगली जो लास्ट है ये कश्मीर में हुई थी, लेकिन इसका शासक कौन था, राजा कनिष्क, ठीक है, कौन थे इसके शासक, राजा कनिष्क इसके शासक थे। अच्छा, बात करें इनके अध्यक्ष, पहले का महाकश्यप था, दूसरी का यानी कि कौन थे भाई अध्यक्ष, तो दूसरी के आते हैं साबाकशी, कौन थे, साबाकशी दूसरी के अध्यक्ष हैं। और तीसरी का अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत, और मोगलीपुत कौन थे, और तीसरी जो आती है यानी ये तीसरी के ही अध्यक्ष थे भाई। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट आती है इसके अध्यक्ष कौन बने थे, वसुमित्र बने थे, ठीक है, कौन इसके अध्यक्ष बने थे, वसुमित्र। तो इस तरह से क्या है, ये बौद्ध संगतियां हुई थी किसके टाइम में, कौन कौन सी कहां पर। तो पहली बौद्ध संगति कब, 483 के अंदर, दूसरी बौद्ध संगति कब, 383 में। क्वेश्चन में पूछ रखा है दूसरी बौद्ध संगति कब हुई थी, तो दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और कहां पर हुई थी, वैशाली के अंदर हुई थी। और शासक कौन था उस टाइम पर, कालाशोक शासक थे, और किस अध्यक्षता किसने की थी, साबाकशी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस तरह से 383 सी इसका क्या है, सही आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लोथल की खोज किसने की थी। ऑप्शन दे रखे हैं के.एन. दीक्षित, लुइगी पियो, और तीसरा दे रखा है क्या, S.R. राव, और लास्ट दे रखा है राखल दास बनर्जी। तो लोथल की खोज करने वाले कौन थे, S.R. यानी कि कौन थे भाई, रंगनाथ राव थे, ठीक है, कौन है इसके, रंगनाथ राव इसके यानी कि क्या की थी, खोज की थी। तो सी इसका सही आंसर है। अब देखो लोथल है, लोथल क्या है भाई, लोथल है कहां पर, तो लोथल की बात करें तो एक क्या है, यानी कि खुदाई, जब सिंधु
घाटी सभ्यता थी ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान आता है। ठीक है, क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान। लोथल है कहां पर, तो लोथल है गुजरात के अंदर। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, लोथल था एक बंदरगाह। ठीक है, क्या था, एक बंदरगाह था। और कैसा बंदरगाह था, लोथल था सबसे प्राचीन भी बोल सकते हो और सबसे बड़ा भी बोल सकते हो, दोनों ही क्या है, सही है। सबसे बड़ा बंदरगाह और सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा था, कब का, ये आता है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो कौन सा है, लोथल है भाई। लोथल से कौन कौन सी किस किस चीज के अवशेष प्राप्त हुए थे, तो यहां से चावल के भी अवशेष मिले थे भाई, और यहां से मनक्के के अवशेष भी मिले थे। ठीक है, और यहां से जौ के भी अवशेष मिले थे। ठीक है, कहां किसके मिले थे, मनक्के के, चावल के, और एक मिले थे किसके, यहाँ पर घोड़े के अस्थि पिंजर। ठीक है, ये सारे अवशेष है ना, ये सारे अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे, ये सारे अवशेष प्राप्त होते हैं लोथल से। अच्छा, बात करें इसकी खोज करने वाला, तो खोज करने वाला कौन है, रंगनाथ राव। ठीक है, कौन थे, रंगनाथ राव इसके क्या थे भाई, यानी कि खोज करता थे। कब की थी इसकी खोज इन्होंने, तो इन्होंने 1953-54 के अंदर इसकी क्या है, खोज की थी। तो इसका कौन सा, यानी कि सी ऑप्शन क्या है, इसका सही है। इसके बाद अगला आता है, भारत में हरित क्रांति से कौन जुड़े हुए हैं। ये जो दे रखे हैं ना, इनमें से भारत में हरित क्रांति से जो जुड़े हुए हैं वो कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, क्या, जॉन कॉलिंस, गोपाल कृष्ण, होमी जहांगीर बाबा, और लास्ट इसमें दे रखा है M.S. स्वामीनाथन। अब बात करें क्या, हरित क्रांति से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित बात आती है, हरित क्रांति से संबंधित। क्वेश्चन आ जाए हरित क्रांति मतलब कब आई थी या कब इसका वर्णन होता है, तो हरित क्रांति आई थी कब, 1966-67 के अंदर। ठीक है, कब की बात आती है, 1966-67 ईस्वी के अंदर। किस चीज से संबंधित थी भाई, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। यानी कि खाद्यान्न उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए, यहाँ पर अच्छी किस्म के बीजों के लिए क्या है, ये हरित क्रांति लाई गई थी। अच्छा, इसके जनक की बात करें तो जनक आते हैं कौन है, एक तो आता है विश्व के अंदर, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका जनक कौन था। दूसरी बात करें कहां पर, भारत के अंदर, भारत में इसका जनक कौन था, तो पूरे वर्ल्ड में तो बात आती है किसकी, डॉक्टर, और डॉक्टर कौन है, नॉर्मन बोरलॉग क्या थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इसके अध्यक्ष थे, विश्व में या जनक थे। अच्छा, बात करें कहां पर, भारत के अंदर, और भारत में इसका जनक कौन आता है, तो भारत में इसका जनक है स्वामीनाथन, M.S. स्वामीनाथन क्या थे इसके, यानी कि जनक थे। तो इसका सही आंसर कौन सा है, डी इसका सही आंसर है भाई। और हरित क्रांति आई कब थी, 1966। सबसे ज्यादा प्रभाव इसका किस पर पड़ा था, तो सबसे ज्यादा पड़ा था गेहूं पर। दूसरे नंबर पर इसका प्रभाव किस पर पड़ा था, चावल के ऊपर। इसके अलावा इसका ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो मोटे अनाजों पर पड़ा था। ठीक है, ये तीनों भी क्या है, इससे संबंधित ध्यान रखनी है। इसके अलावा और भी क्रांतियां आती हैं भाई, और कौन कौन सी क्रांति हैं जो यानी कि पेपर में काफी बार पूछ ली जाती हैं, जो ये एसएससी का या फिर एयरफोर्स का या फिर जो भी यानी कि आर्मी जीडी के जो पेपर होते हैं ना, इनके अंदर तो ये क्रांतियां काफी पूछी जाती हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए लाल क्रांति है, लाल क्रांति का संबंध किससे आता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए जैसे कि यानी बादामी क्रांति है, बादामी क्रांति का संबंध किससे आता है। क्वेश्चन पूछा जाए जैसे कि कृष्ण क्रांति है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे आता है। क्वेश्चन आ जाए जैसे कि यानी कि भूरी क्रांति है, भूरी क्रांति का संबंध किससे आता है। क्वेश्चन आ जाए जैसे कि श्वेत क्रांति, काफी बार पेपर में आता है श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे आता है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन आ जाए यानी कि कौन सी, रजत क्रांति, ये भी काफी बार आती है भाई, रजत क्रांति का संबंध किससे आता है। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि ग्रीन गोल्ड क्रांति है, ये ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे आता है। या फिर क्वेश्चन आ जाए क्या, गोल क्रांति, ये गोल क्रांति भी क्या है, किससे संबंधित है। तो लाल क्रांति का संबंध आता है किससे, टमाटर उत्पादन से संबंधित, या फिर मांस से उत्पादन, यानी कि मांस का उत्पादन। अगर बात आ जाए बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो
बादामी क्रांति का संबंध आता है किससे? मसाला उत्पादन से संबंधित। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आता है बायोडीजल से। ठीक है, किससे है? बायोडीजल से। भूरी क्रांति है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आता है उर्वरक से संबंधित। ठीक है भाई, किसका उत्पादन आता है इसमें? उर्वरक का उत्पादन। अगर बात करें किसका? श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध आता है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, किससे आता है? दुग्ध उत्पादन। अगर बात करें रजत क्रांति, तो रजत क्रांति का संबंध किससे आता है भाई? तो रजत क्रांति का आता है अंडा उत्पादन से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित है ये? अंडा उत्पादन। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो ये आती है चाय का उत्पादन। और गोल्ड क्रांति का संबंध किससे आता है? तो ये आती है आलू से संबंधित। ठीक है, तो ये भी क्या है, और भी आती हैं बहुत सारी क्रांतियां, तो ये सारी ध्यान रखना, ये पेपर के लिए क्या है, सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है? डी है। और इसके जनक कौन थे हरित क्रांति के? तो हरित क्रांति के जनक थे भारत के अंदर एमएस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा भारत में कहां पाए जाते हैं? यानी कि करेवा की जो कृषि की जाती है ना, करेवा के अंदर कृषि होती है जाफरान की। ठीक है, किसकी कृषि की जाती है? यहाँ पर जाफरान की कृषि की जाती है। तो करेवा है वो भारत के अंदर कहां पर मिलते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, क्या? उत्तर पश्चिमी कश्मीर भाई, दूसरा दे रखा है कश्मीर घाटी, और लास्ट दे रखा है इसमें क्या? कश्मीर हिमालय। तो इसका क्या है कि कश्मीर घाटी, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। क्या है भाई? करेवा। करेवा होता क्या है? तो करेवा होता है यानी कि एक निक्षेप। ठीक है, क्या है? निक्षेप होता है भाई। किसका निक्षेप होता है? यानी कि जो हिमनदीय एरिया होता है ना, तो वहां पर यानी कि जो भी अवशिष्ट पदार्थ, जो भी मलबा वगैरह जो जम जाता है, उस निक्षेप को किस नाम से जाना जाता है? जो मिट्टी वगैरह जम जाती है उसको बोला जाता है करेवा। और इस करेवा के अंदर है ना, क्या किसकी कृषि की जाती है? तो इस करेवा में कृषि की जाती है जाफरान की। ठीक है, किसकी कृषि की जाती है? जाफरान की कृषि की जाती है। लेकिन ये प्रसिद्ध कहां पर, ये कृषि कहां होती है? तो करेवा जो कृषि है ना, ये कृषि, ये जो करेवा है, ये कृषि होती है कहां पर? ये होती है जम्मू के अंदर। और जम्मू में कौन से भाग में? तो जम्मू में आता है कश्मीर घाटी। ठीक है, कश्मीर की जो घाटी आती है ना, वहां पर होता है ये भाई क्या, यानी कि ये करेवा। ठीक है, कहां होता है? कश्मीर की घाटी के अंदर। एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ, जैसे कि ये कश्मीर की घाटी है ना, इस कश्मीर की घाटी के चारों तरफ जो घास के मैदान पाए जाते हैं ना, इन घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि ये घास के मैदान है ना, इन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कहा जाता है? यहाँ पर तो इनको मरग बोला जाता है। और अगर बात करें कहां पर? उत्तराखंड के अंदर, तो उत्तराखंड में इनको किस नाम से जानते हैं भाई? तो उत्तराखंड में ये जाने जाते हैं बुग्याल के नाम से। बुग्याल या फिर प्यार, इसके नाम से जाने जाते हैं। कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। और कश्मीर की घाटी के अंदर खेती की जाती है किसकी? जाफरान की। और तो करेवा के लिए जो प्रसिद्ध स्थान आता है वो कश्मीर के अंदर आता है। और कश्मीर में कौन सा स्थान आता है भाई? यहाँ किसके लिए आता है? कश्मीर की घाटी। और किसके लिए है ये? जाफरान की कृषि के लिए। तो इसका बी ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, द्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? यानी कि द्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, क्या क्या भाई? यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसका डी ऑप्शन सही है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जैसे कि मान लो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए द्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है इसको। ठीक है, द्वीपों का महाद्वीप कहने का कारण क्या है इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को? क्योंकि द्वीप क्या होता है? द्वीप होता है वह स्थलीय भाग जिसके चारों तरफ क्या हो? जल हो। ठीक है, यानी कि वह स्थलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। अच्छा, अब बात करें किसकी? यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है भाई। और चारों तरफ से जल से घिरा होने के कारण से इसको क्या कहा जाता है? द्वीपों का महाद्वीप बोला जाता है। क्या कहते हैं इसको? द्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। अगर आप
हम बात करें तो इसके यहाँ पर कौन सा सागर या महासागर आता है, तो इसके इस साइड में भी और इस साइड में भी, दोनों साइड में कौन सा महासागर आता है, हिंद महासागर आता है। अगर यहाँ बात करें इसके उत्तर में कौन सा आता, यहाँ पर अंध महासागर है भाई, सॉरी, यहाँ कौन सा महासागर आता है, अंध महासागर है। और यहाँ पर बात करें तो कौन सा है, हिंद महासागर है। और यहाँ पूर्व में बात करें ना तो पूर्व में कौन सा महासागर आता है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। तो इस कारण से चारों तरफ से जल से घिरा होने के कारण से द्वीपों का महाद्वीप कहलाता है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं, या प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाता है कौन सा, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, कौन सा कहलाता है, यूरोप महाद्वीप कहलाता है भाई। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इस कारण से। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रायद्वीप भी किस में मिलते हैं, यूरोप महाद्वीप में मिलते हैं। इस कारण से प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है, और द्वीपों का द्वीप कौन सा कहलाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कंगारुओं की भूमि भी कहते हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा यानी कि जो मरुस्थलीय एरिया मिलता है वो कहां पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पाया जाता है। इस कारण से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को मकर रेखा क्या करती है, दो भागों में बांटती है भाई। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यहाँ जो घास के मैदान हैं उनको किस नाम से जानते हैं, उनको डाउन्स बोला जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, उन्हें डाउन्स कहा जाता है। तो द्वीपों का द्वीप, ये द्वीपों का महाद्वीप कहलाता है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। डी इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, कौन सा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल थी, तो द्रौपदी मुर्मू ऑप्शन दे रखे हैं कौन कौन सा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो कहाँ की थी ये, झारखंड की थी। अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में क्या बन गई है भाई, राष्ट्रपति बन गई है। और कैसी राष्ट्रपति, प्रथम दलित राष्ट्रपति बनी है भाई। ठीक है, कैसे बता सकते हैं इसको, आदिवासी बोल सकते हैं। पहली आदिवासी जो राष्ट्रपति बनी है वो कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू बनी है। और अगर बात करें किसकी, यानी कि सेकंड महिला की बात करें तो दूसरी जो महिला बनी है वो भी कौन है, द्रौपदी मुर्मू। पहली कौन बनी थी भाई, तो पहली बनी थी कौन, यहाँ पर हमारी जो राज्यपाल बनी थी ना, उसका कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके बताइए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ठीक है, तो ये बताना मेरे को, और वहां वो कहां से बिलोंग करती थी, कौन से राज्य से उसका संबंध था। ठीक है, दोनों चीज बतानी है भाई आपको। अच्छा, अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है भाई, तो 15वें नंबर की क्या है, ये राष्ट्रपति बनी है। और इन्होंने शपथ कब ली है, तो शपथ ये कब लेंगे, 25 जुलाई को क्या है, शपथ लेंगे भाई। और राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन, सीजीआई। कहां का सीजीआई दिलाता है भाई इनको शपथ, ये दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको क्या करेंगे, शपथ दिलाने का काम करेंगे। अगर बात करें राष्ट्रपति का वर्णन किस में आता है, तो वर्णन आता है कहां पर, अनुच्छेद 52 के अंदर। 52 से लेकर के और 52 से कहां तक, 61 तक वर्णन मिलता है किसका, ये राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका होता है कौन, राष्ट्रपति। तो बात करें क्या वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है भाई, तो वास्तविक कार्यपालिका निहित होती है प्रधानमंत्री के अंदर। तो ध्यान रखना, ये कहां की राज्यपाल थी, ये थी झारखंड की। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका यानी कि बी ऑप्शन सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सी ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर एस राधा कृष्णन, और डी ऑप्शन दे रखा है क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सबको पता होगा इसका आंसर तो है ना, कौन थे इसके, यानी कि ए ऑप्शन सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति बने थे, कौन बने थे भाई प्रथम राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी को पता है। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, विश्व का भी सबसे शुष्क मरुस्थल आता है ये, तो कौन सा है, ऑप्शन दे रखा है क्या, एटाकामा मरुस्थल,
सहारा मरुस्थल, पेटागोनिया का मरुस्थल और गोबी मरुस्थल, कौन सा इनमें सबसे शुष्क मरुस्थल है? बात करें विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो सबसे बड़ा आता है कौन सा? सहारा। और सहारा है कहां पर मरुस्थल? तो सहारा आता है कहां पर? अफ्रीका के अंदर। अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो भारत का आता है कौन सा? थार मरुस्थल। ठीक है, कौन सा है? थार मरुस्थल आता है। अगर बात करें विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आता है कौन सा? ए ऑप्शन सही है भाई इसका, क्या? अट्टाकामा का मरुस्थल। ठीक है, कौन सा आता है? अट्टाकामा का मरुस्थल। अब बात करें ये अट्टाकामा का मरुस्थल है कहां पर? तो ये आता है दक्षिणी अमेरिका के अंदर। कहां पर है ये? दक्षिणी अमेरिका में। और दक्षिणी अमेरिका में भी कहां पर है भाई? जैसे कि मान लो ये है दक्षिणी अमेरिका और यहाँ एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। और इस एंडीज के इस साइड में आता है कौन सा पर्वत? ये कौन सा मरुस्थल? अट्टाकामा का मरुस्थल। ठीक है, कौन सा है? अट्टाकामा मरुस्थल है भाई। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही है, कौन सा? अट्टाकामा का मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि जो अटॉर्नी जनरल होता है ना, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, क्या? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और कौन है? उपराष्ट्रपति। तो अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, महान्यायवादी के सारे कार्य कौन करता है? सारे कार्य करता है राष्ट्रपति। ठीक है, अगर बात करें इसकी नियुक्ति की, तो नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा भाई। ठीक है, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगर बात करें ये अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो त्याग पत्र भी किसे देता है? राष्ट्रपति को ही देता है। बात करें इसका कार्यकाल कितना होगा, तो कार्यकाल भी कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति करेगा, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। अगर बात करें इसके वेतन की, तो इसको वेतन भी कौन निर्धारित करता है? फिक्स नहीं है। अगर बात करें वर्तमान में जो महान्यायवादी है ना, उसका वेतन कितना है, तो उसका वेतन है 2.5 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन यहां पर निर्धारित नहीं है कि कौन इसको भी 2.5 लाख ही रुपए दिया जाएगा। ये भी कौन निश्चित करता है? राष्ट्रपति निश्चित करता है। अगर बात करें यानी कि इसका कार्यकाल कितना, ये बता दिया मैंने आपको। अच्छा, बात करें महान्यायवादी है, इसका वर्णन किस में है, तो इसका वर्णन आता है अनुच्छेद कौन सा? 76 के अंदर। अब ये कार्य क्या करता है भाई महान्यायवादी, तो महान्यायवादी होता है विधि नागरिक। और कैसा विधि नागरिक भाई? ये विधि नागरिक होता है भारत का प्रथम विधि नागरिक कौन है, तो भारत का पहला कानूनी नागरिक माना जाता है महान्यायवादी को। क्या कार्य करता है ये? हमारे देश की तरफ से एक वकील का कार्य करता है, यानी कि देश की तरफ से अगर केस लड़ता है ना, सरकार का कोई केस लड़ता है, तो वो कौन लड़ेगा? महान्यायवादी लड़ेगा। जैसे कि मान लो दो देशों के, हमारे देश का दूसरे देश के साथ में विवाद हो जाए और वो केस कहां पर पहुंच जाए? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर पहुंच जाए, तो उस टाइम पर हमारे देश का जो वकील के रूप में कार्य करता है ना, तो वो सारा कार्य कौन करेगा? महान्यायवादी करेगा। ठीक है, कौन करेगा? महान्यायवादी। अच्छा, बात करें इसकी एक और शर्त आती है कि ये है ना किसका सदस्य नहीं होता है? ये संसद का सदस्य नहीं है भाई, लेकिन संसद की क्या है? बैठकों में क्या कर सकता है? ये भाग ले सकता है। ये इसकी क्या है? मुख्य खास विशेषता है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है इसकी नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व की सबसे लंबी जल संधि कौन सी है? ठीक है, कौन सी विश्व की सबसे लंबी जल संधि है? ऑप्शन दे रखे हैं, मलक्का जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, बेरिंग जल संधि और डेविस जल संधि। तो कौन सी? इसका ए ऑप्शन सही है भाई, कौन सी? मलक्का जल संधि। अगर बात मलक्का जल संधि है कहां पर, तो मलक्का जल संधि आती है कहां? एशिया महाद्वीप के अंदर। और एशिया महाद्वीप में किस किस के बीच में आती है भाई ये? तो ये है मलेशिया और दूसरा कौन सा? इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच की जो जल संधि है ना, उस जल संधि को किस नाम से जानते हैं? मलक्का जल संधि के नाम से जानते हैं। और
ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है। अब बात करें कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि भाई। तो जिब्राल्टर जल संधि है ना, किससे संबंधित आती है, तो ये जिब्राल्टर जल संधि किस किस के बीच में आती है, तो ये आती है कौन सा महाद्वीप, दो महाद्वीपों के बीच में आती है ये। एक तो कौन सा, यूरोप, और दूसरा कौन सा आता है यहाँ पर, अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच की जो जल संधि है ना, उसका नाम क्या है, जिब्राल्टर जल संधि। लेकिन ये जोड़ने का काम भी करती है भाई, किस किस को जोड़ने का काम करती है ये, तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर, और दूसरा किसको, भूमध्य सागर और आता है अटलांटिक महासागर। ठीक है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का जो काम करती है वो कौन सी जल संधि, जिब्राल्टर। लेकिन यहाँ देशों की बात करें ना, तो यूरोप का तो देश आता है कौन सा, स्पेन, और अफ्रीका का देश आता है कौन सा, मोरक्को। इन दोनों के बीच की जो जल संधि है उसको भी किस नाम से जानते हैं, तो उसको भी जाना जाता है जिब्राल्टर। और जिब्राल्टर जल संधि की एक बात और आती है कि भूमध्य सागर है ना, इस भूमध्य सागर का क्या भाई, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कौन सी जल संधि कहलाती है, जिब्राल्टर ही कहलाती है। ठीक है, कौन सी है, जिब्राल्टर। अगर बात करें अगली कौन सी, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि किस किस के बीच में आती है, बेरिंग जल संधि आती है, यानी कि ये भी दो महाद्वीपों के बीच में ही है भाई। एक महाद्वीप तो कौन सा यहाँ पर, तो एक तो आता है यहाँ अफ्रीका, ये अफ्रीका नहीं, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बीच में, और दूसरा आता है कौन सा, एशिया। उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में कौन सी जल संधि है, तो वो बेरिंग आती है। उत्तरी अमेरिका का देश कौन सा, अलास्का, और एशिया का देश कौन सा आता है, रूस। अलास्का और रूस के बीच की जल संधि भी कौन सी है, बेरिंग जल संधि ही है। ठीक है, और बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्शी सागर को भी क्या करती है, ये जोड़ती है। अगर बात करें बेरिंग जल संधि के पास में है ना कौन सी, 180 डिग्री, और 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसको क्या किया गया है, इसको मोड़ा गया है। तो मोड़ी कहां पर गई है, 180 डिग्री जो देशांतर या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको बेरिंग जल संधि के पास में ही। तो ये ध्यान रख लेना। अगली आती है कौन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर, आसवान बांध। आसवान बांध कौन सी नदी पर है, तो आसवान बांध आता है, ऑप्शन देखिए इसमें दे रखा है कौन सा, नील नदी है भाई, और अमेजोन नदी आती है, और तीसरी दे रखी है इसमें पीली नदी, और लास्ट दे रखी है गंगा नदी। तो आसवान बांध, आसवान बांध है दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और दक्षिण अफ्रीका में कौन सी नदी पर, नील नदी पर। और नील नदी कैसी है, नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। तो ए इसका सही आंसर है नील नदी। नील नदी है ना दो सरिताओं से मिलकर के बनी है भाई। ये दो सरिता कौन कौन सी, एक तो नीली नदी और दूसरी कौन सी आती है, श्वेत नदी। इन दोनों से मिलकर के बनी है कौन सी नदी, नील नदी। अगर बात करें ये कहां से निकलती है, तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। और बात करें ये वाली कौन कहां से निकलती है, तो ये भी यानी कि विक्टोरिया झील के पास से ही निकलती है भाई। अच्छा, बात करें यहाँ यानी कि नील नदी है, इस नील नदी के ऊपर बांध बना रखा है, कहां पर, मिस्र के अंदर। और मिस्र में कौन सा बांध है, आसवान बांध आता है। और मिस्र की सभ्यता, मिस्र सभ्यता किसकी देन मानी जाती है, मिस्र सभ्यता नील नदी की ही क्या है, देन मानी जाती है भाई। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उपजाऊ भूमि के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर है ना जो उपजाऊ मैदान है, उन उपजाऊ मैदानों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है रेवेरिना का मैदान, दूसरा दे रखा है लापलैंड का मैदान, तीसरा दे रखा है डाउन्स का मैदान या डाउन्स, और लास्ट दे रखा है स्वाना घास का मैदान। तो इसका ए ऑप्शन सही है भाई, कौन सा, रेवेरिना। देखिए मैं आपको दिखाती हूं, यहाँ पर ये है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ठीक है, और कौन सी पर्वत श्रृंखला है ये, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। और कौन सी
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से एक नदी तो यहां से निकल करके आती है और एक यहां से निकल करके आती है, और ये दोनों है ना यहां पर क्या है, आपस में मिलती हैं, और फिर आगे जा करके कहां, यहां खाड़ी है, और खाड़ी का नाम क्या है, स्पेंसर। इस खाड़ी के अंदर क्या है, ये गिर जाती हैं, और इन दोनों के बीच ये जो भाग है ना, ये भाग है उपजाऊ, ठीक है। इस उपजाऊ भाग को किस नाम से जानते हैं, तो इसको बोला जाता है रेवेरिना का मैदान, ठीक है। कौन सा मैदान आता है, रेवेरिना का मैदान। बात करें ये कौन सी नदी है, तो ये आती है डार्लिंग नदी, और ये कौन सी है, ये नदी आती है मुर्रे। मुर्रे और डार्लिंग, इन दोनों नदियों के बीच का जो उपजाऊ भाग है, मैदान है, वो कौन सा है, रेवेरिना का मैदान है। और इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, गेहूं का होता है भाई, ठीक है। किसका उत्पादन होता है, गेहूं का। देखिए डार्लिंग है ना, डार्लिंग एक तो पर्वत श्रेणी भी आती है, यहाँ पर डार्लिंग रेंज भी आती है, और डार्लिंग नदी भी है, और दोनों नदी कौन कौन सी, मर्रे डार्लिंग, और इस कारण से इसका नाम क्या आता है, मर्रे डार्लिंग नदी। यानी कि ये दो अलग अलग नदियां हैं, डार्लिंग और दूसरी कौन सी, मर्रे, ठीक है। और ये क्या था, इसका ए ऑप्शन सही है, कौन सा, रेवेरिना का मैदान। इन दोनों नदियों के बीच में दोआब का क्षेत्र मिलता है, और ये दोआब का क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, और ज्यादा मिट्टी पाने के कारण से यहाँ पर उपजाऊपन ज्यादा है, और सबसे ज्यादा यहाँ किसका उत्पादन किया जाता है, गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और इस मैदान को किस नाम से जानते हैं, रेवेरिना का मैदान कहा जाता है। तो ये सारी बातें क्या हैं, पेपर से संबंधित इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेट मिल सके और हम आपके लिए और ज्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो यहाँ पर ला सकें। देखिए मैंने यहाँ 4 सब्जेक्ट शुरू कर दिए हैं, ठीक है। मैथ शुरू कर दिया है, रीजनिंग शुरू कर दी है, हिंदी की क्लासेज भी यहाँ पर लगती हैं, और साथ में जीके की तो हमारी कंटिन्यू चल ही रही है। और मैंने आपको बताया है भाई कि हमारा बारडा के अंदर कोचिंग संस्थान भी है, होम क्लासेज के नाम से। आप वहां पर भी हमारी क्या है कि ऑफ क्लासेज ले सकते हैं, और ऑनलाइन भी हम यहाँ पर क्या है आपको अच्छी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू।